कि वो वहां पे सो भी नहीं सकता था, खड़े रहने की जगह ही थी उसको। वहां पे उसकी डेथ हो गई थी रंगून। ठीक है, रंगून आपका क्या है, म्यांमार में। तो ये आपका ये घटना आपका हुई है। तो दिल्ली में इस तरीके से आपका क्या था, वहां पे रिवोल्ट चला। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेंटर था वो कौन सा था, कानपुर। कानपुर में यहाँ पे जो लीडर था रिवोल्ट का वो कौन था, वो थे नाना साहिब। लीडर कौन थे, नाना साहिब। एंड हिज जनरल, उसका नाम तांतिया टोपे था। तांतिया टोपे था, जिसको बाद में फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पे जो जनरल था, ब्रिटिश जनरल जिसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, वो कौन था, उसका नाम था कैंपबेल। यहाँ आपका क्या था कि जनरल कैंपबेल, कैंपबेल suppressed the revolt with the help of, किसकी हेल्प से किया था, गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट तो आज की डेट में इंडिया में भी है। ठीक है। और आपका क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ पे नेपाल में उनके ऑफिसर्स की एक टीम आती है, और वहाँ से क्या होते हैं, कुछ जो गोरखाज होते हैं उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट करते हैं आज की डेट में। ठीक है। वो आपका क्या हुआ था, एंग्लो गोरखा वॉर के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया, उनको उनके जो मतलब, क्योंकि एक वॉरियर रेस है गोरखास, तो उनके मतलब ब्रेवरी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उनको अपनी आर्मी में उन्होंने डिप्लॉय किया था अंग्रेजों। लेकिन वो ट्रेंड आज की डेट में भी अभी भी चला हुआ है, चाइना भी कर रहा है अब तो उनको गोरखास को रिक्रूट। तो ये हमारे को इसमें पता चलता है। तो कैंपबेल ने क्या किया था, इसको रिवोल्ट को क्या कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। और बहादुर शाह, ये नाना साहिब कहाँ चले गए थे, नाना साहिब फ्लेड टू नेपाल, ऐसा कहा जाता है। इंडिया में आज की डेट में भी होता है, जब कोई आदमी पकड़ा जाता है, ठीक है, या किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो नेपाल की तरफ भाग जाता है। ठीक है। तो आपको वो कहाँ चले गए थे, वो नेपाल चले गए थे। वैसे उनके बारे में कोई हिस्टोरिकली हमारे पास कोई ज़्यादा एविडेंस है नहीं। ये हिस्टोरियन का ओपिनियन था कि भाई आपको नेपाल चले गए। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट जो सेंटर है वो कौन सा सेंटर है, लखनऊ। नेक्स्ट जो सेंटर है वो लखनऊ। और लखनऊ में कौन थी लीडर की, लीडर कौन थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और ये कौन थी, विडो ऑफ वाजिद अली शाह, नवाब ऑफ लखनऊ। लखनऊ। ठीक है। अब इसने क्या किया, ही डिक्लेयर्ड, शी डिक्लेयर्ड हर सन, और उसका नाम क्या था, बिरजिस कादिर, एज न्यू नवाब ऑफ लखनऊ। लखनऊ का नया नवाब उसने उसको घोषित कर दिया था, किसको, बिरजिस कादिर। और ये किसकी विडो थी, वाजिद अली शाह की। और यहाँ पे भी जो जनरल हमारे को देखने को मिलता है, जनरल यहाँ पे भी कौन था, कैंपबेल। और ये जो थी बेगम हजरत महल, वो कहाँ चली गई थी, वो आपका नेपाल चली गई। फ्लैट टू नेपाल। ठीक है। अब ये हो, ये लखनऊ की बात हो। उससे पहले हमने किसकी बात की थी, कानपुर। उससे पहले दिल्ली। ठीक है। उससे पहले मेरठ, फिर बैरकपुर, बैरमपुर, ये हमने डिस्कस किया।
ठीक है, ये पता लग गया। लीडर्स आपको आएंगे और जनरल की कई बार मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या देखेंगे कि लखनऊ के बाद, लखनऊ के बाद यहाँ पे बात हो रही है बरेली की। बरेली आपका यूपी में, और वहां पे जो लीडर था, लीडर का नाम था खान बहादुर खान। और यहाँ पे भी आपका क्या था, किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था? रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड बाय कैंपबेल। कैंपबेल ने यहाँ पे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से जो बरेली था, बरेली को भी ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर दिया गया। ये आपका सेंटर है बरेली। हाँ, इसका नाम खान बहादुर खान था। अंग्रेजों की इसने टफ रेजिस्टेंस दी थी। ठीक है, 2 बैटल में इसने अंग्रेजों को डिफीट भी किया। अब उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट सेंटर है वो है जगदीशपुर, या में आपका बिहार भी बोल सकते। यहाँ पे जो लीडर थे वो 2 लोग थे, एक कंवर सिंह थे, एक अमर सिंह। कंवर सिंह की जब डेथ होगी तो अमर सिंह ने क्या किया था, इसको रिवोल्ट को लीड किया था। और यहाँ पे जो जनरल था जिसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर, विलियम टेलर ने क्या किया, ये जो रिवोल्ट है इसको क्या किया, सप्रेस किया। ठीक है, विलियम टेलर ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। और इस तरीके से क्या हुआ कि आपका ये जो रिवोल्ट है इसको क्या था, खत्म कर दिया भैया। लेकिन अब इसमें आपका सबसे बड़ी जो बात है कि भाई जो रिवोल्ट है उसका फेलियर का कॉज क्या था, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। ये तो हमारे को किसका पता चला, सेंटर से, या हमने उसके जो कॉजेज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस रिवोल्ट के फेलियर के क्या क्या कॉजेज थे। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला इसमें जो कॉज था, स्टार्टेड बिफोर अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे का मतलब क्या है, इसका जो डेट थी, रिवोल्ट कब होना था, ये होना था 31 मई 1857 को ये शुरू होना। सभी लीडर्स ने ये डिसाइड किया हुआ। लेकिन ये आपका कब शुरू हो गया था, 10 मई को मेरठ से ये शुरू हो गया था, जिससे फिर ये क्या था, ये मूवमेंट डिसऑर्गेनाइज हो गया और वो जो आपके ये थे इंडियन लीडर्स वो हार गए। दूसरा इसमें जो कॉज है वो है आपका वाइडर यूज ऑफ रेलवे। रेलवे का यूज किया था एंड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ बाय द ब्रिटिश, उन्होंने आपका रेलवे का, टेलीग्राफ का उन्होंने क्या था, पूरा यूज किया। टेलीग्राफ से आपका ये किसके टाइम में शुरू हुआ था, इससे मैसेज वगैरह दिया जा सकता था। और रेलवे तो आपको पता ही है वो अंग्रेजों के पास ही थी, वो इजीली अपना जो सामान है, सप्लाईज है, वो इजीली दिए जा सकते थे और जिसके दम पे वो जीत गए थे। फिर इसमें तीसरा कॉज क्या था कि जो आपके सोल्जर्स थे या जनरल्स, जनरल्स ऑफ द ब्रिटिश वर मच मोर experienced as compared to their counterparts
काउंटर पार्ट्स मतलब उनके जो प्रतिद्वंदी थे। अब इंडियन सोल्जर में देख लो, 80 साल का बुजुर्ग था वो बहादुर शाह, अब उसको ने लीडर बना दिया रिवोल्ट का। एक आदमी तो उसको पकड़ने के लिए चाहिए ना, कि बैटल फील्ड में खुद जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आपका, तो उनके जो सोल्जर थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी, कई जगह अफ्रीका में, कहीं यूरोप के अंदर, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ठीक है, फिर आपका क्या है, चौथा इसमें क्या था कि बहुत सारे इंडिया के ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने किसको सपोर्ट किया था, इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को, है ना। तो इसमें हम देखेंगे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बारे में तो हम आगे भी देखेंगे कि हैदराबाद का जो निज़ाम है वो इंडिया के साथ शामिल नहीं होना चाहता जब हमारा देश आज़ाद हुआ। फिर वहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और उसके द्वारा क्या था, आर्मी भेजकर उस हैदराबाद को इंडिया में नेक्स किया गया था। क्यों? क्योंकि आपका जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो इंडियन रूलर्स थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, उनके लिए ये प्रोविजन था कि वो अगर चाहे तो अलग से भी रह सकते थे, जरूरी नहीं उन्हें इंडिया में शामिल होना है। इसी चीज़ को देखते हुए उसने ये कहा कि भाई नहीं, मैंने इंडिपेंडेंट रहना है। पाकिस्तान में आपका जिन्नों को भी वो क्या कर रहा था, मैसेज दे रहा था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी रियासतें थी, लेकिन अल्टीमेटली उसको बाद में क्या किया, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो आपका ये था हैदराबाद, इसको इंडिया में शामिल किया गया। तो निज़ाम वहाँ का कौन होता था, राजा, हेड। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, रूलर्स ऑफ सिंध एंड कश्मीर। ठीक है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। होलकर ऑफ इंदौर। सिंधिया का नाम सुना हुआ ना आपने, माधवराव सिंधिया कांग्रेस के लीडर, उसका लड़का ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में, बीजेपी में उसी की फैमिली के लोग थे। होलकर ऑफ इंदौर। ठीक है, राणा ऑफ नेपाल। नेपाल का जो राणा था उसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड देयर फुल सपोर्ट टू ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को उन्होंने अपना क्या था, पूरा सपोर्ट दिया था, आर्मी भी दी, उनको एमुनिशन वगैरह भी उन्होंने क्या था, प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर आपका मैं नंबर 5 इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो ये थे, मतलब आपका जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनके पास जो बुक थी वो पुरानी थी, मतलब गन नहीं थी उनके पास, पुरानी थी, उनको कहते हैं हम ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस में लोडिंग प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा था। कई बार क्या होता था, गन में जैसे लोडिंग करते थे वो कई बार ब्लास्ट हो जाती थी। ठीक है, लेकिन उनके पास क्या थी, राइफल्स। राइफल की रेंज तो वैसे भी ज़्यादा होती। तो ओवरऑल इस तरीके से भी क्या था, इंडियंस हार गए थे। तो यहाँ पे आपका क्या था, वेपन्स ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स वर much more superior as compared to British, as compared to Indians, as compared to Indian soldiers। ठीक है, तो ये हमारे को इसमें पता लगा कि ये आपका फेलियर का क्या था, कॉज था, किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस वाज द कॉज, दे वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब लेकिन आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले भाई, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या निकले रिवोल्ट ऑफ 1857 के। अब इसमें देखें हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ या रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। रिजल्ट्स में हम देखेंगे कि पहली बात इसमें क्या हुई, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
केम टू एन एंड, खत्म हो गया, एंड दैट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन स्टार्टेड। ब्रिटिश जो क्राउन है, क्वीन है, उसका रूल यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, उस टाइम आपका कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है, तो विक्टोरिया को क्या था? इंडिया की मतलब क्राउन या क्वीन मतलब डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरा क्या हुआ था? दूसरा क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ केम टू बी नोन एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और साथ में ये भी लिखते तो एंड वॉज नाउ द ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो एक अंग्रेजी सरकार के अधिकारी के तौर पे इंडिया में काम कर रहा था। पहले वो किसके लिए काम करता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ केम टू बी नोन एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, यानी कि उसकी पावर ऑफ रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ केम टू बी नोन एज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एंड वॉज नॉट एंड वॉज नाउ एंड वॉज नाउ करना, एंड वॉज नाउ द ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, या नाउ ही वॉज द ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरा इसमें जो कॉज हमारे को इसमें पता लगता है कि एक ऑफिस क्रिएट किया गया था। ये इसमें नोट नहीं, ये आपने ठीक कर देना भाई, ये नाउ है, एंड वॉज नाउ द ऑफिशियल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऊपर वाले। और अब तीसरी बात क्या है, क्या हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was created to restrict the power of वायसरॉय। अब मेरे को बताना, जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था जो मैंने कल बताया, वो किसको बनाया गया था? हाँ जी, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्या नाम था उसका? हाँ जी, क्या नाम था उसका? नाम जॉर्ज हेनरी स्टैनले था। जॉर्ज हेनरी स्टैनले। ठीक है, ये कल बताया था मैंने, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हमारे को जैसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म देखेंगे हम, या मोंटेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स, तो उसमें आपका जैसे आपका मॉर्ले था, वो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वैसे ही आपका मोंटेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म में हम देखेंगे, जो मोंटेगू था, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहाँ हम देखेंगे एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड टू रिस्ट्रिक्ट या टू कंट्रोल द पावर ऑफ वॉइस। अब ये जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, मैंने कहा था इंडिया में ये काम कैसे करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसकी हेल्प के लिए क्या था? 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी। 15 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई थी इसकी हेल्प के लिए, जिसमें से आपका 8 मेंबर्स तो ब्रिटिश क्राउन चुनता था, एंड 7 बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ मेंबर होते थे जिन्होंने इंडिया में काम किया होता था, उनको क्या बनाया जाता था? उनको भी इस 15 मेंबर कमेटी के मेंबर के रूप में उनको रखा जाता था। और इस तरीके से वो किसको हेल्प करते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि वो तो अंग्रेज था, क्योंकि उसको तो बाहर से भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। फिर नंबर 4, इसमें हमारे को क्या पता लगता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले? नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट
stopped to interfere the social and religious affairs of the Indians। ठीक है, इंडियंस की जो सोशल है और रिलीजियस अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर करना अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, ऐसा कहते हैं कि भाई आपके इस रिवोल्ट के बाद आपका जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल दी गई, क्योंकि मैन इसमें जो लीडर था, प्राइम लीडर ऑल ओवर इंडिया का, वो तो बहादुर शाह सेकंड था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि इसके लिए जिम्मेदार किसको माना, मुस्लिम्स। और उस दौरान जब तक कि आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में नहीं हुई थी, तब तक क्या किया था जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम्स के ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज करी थी। और बहुत सारे मुस्लिम उस दौरान कहते हैं क्या है, हिंदू धर्म में भी कन्वर्ट हो गए, है ना। तो यहाँ ये भी है कि आपका राइट फ्रॉम 1857 टू 1885 British government resorted to atrocities on Muslims and preferred Hindus in services। ये ठीक है जी, ये बात समझ गए कि नहीं, रिजॉर्टेड टू एट्रोसिटीज या क्रूअल्टीज, ठीक है, ऑन मुस्लिम्स एंड प्रेफर्ड हिंदूज इन सर्विसेज। यहाँ उन्होंने क्या किया, हिंदूज को ही हाई ऑफिस दिए थे या सर्विसेज में रखा, और मुस्लिम्स के साथ तो उन्होंने क्या किया, एट्रोसिटीज कर। ठीक है, अब ये आपका एक घटना हुई भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट था, रिवोल्ट ऑफ 1857। मेनली आपने इसमें सेंटर्स को याद रखना है। जैसे मैंने आपको कुछ कोटेशन बताई, जैसे मैंने वी.डी. सावरकर की बात की, डिसरेली की बात की, ठीक है, या जनरल्स है उनके बारे में पूछा जाता है। कुछ एक क्वेश्चन इसमें जैसे आपकी ये आ गई, परमानेंट सेटलमेंट, सब्सिडरी सिस्टम हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ टैक्स हो गया, किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या है उसमें, तो वो आपके क्वेश्चन